जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम कोई क्लास उस तरीके पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी में कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, किस हिसाब से हुआ, ये सिर्फ एक इंटरव्यू हम कह लें या हम कह दें कि हम अपना किस तरीके की चीज़ें थी जो हमने फेस किया, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। और वो 6-7 पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हमसे पूछे गए हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। और 6-7 पॉइंट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किन किन बातों पर हम आज पूरा ये वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहला है कि सर आपकी तैयारी आपने कब शुरू की, पहला क्वेश्चन। दूसरा है तैयारी के दौरान किन तरीके की समस्याएं आई। तीसरा है सर आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप पढ़ाते भी थे। चौथा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, किस तरीके का स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया था। सर आप एग्जाम, चलो ठीक है आपने तैयारी किया, आपका मैथ स्ट्रांग था, लेकिन आप 20-25 दिन पहले एग्जाम के जस्ट आपका क्या स्ट्रेटजी रहता है, किस तरीके से आप प्लान करते हैं। और सर जॉब के पहले आप किस तरीके का फील करते थे, जॉब के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। और अंतिम क्वेश्चन जो था वो है कि मैं बच्चों को क्या ऐसा एडवाइस देना चाहूँगा, एक जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इनरोल होने वाले हैं, बैठने वाले हैं। तो चलिए फिर समय नहीं गवाएंगे और इन तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तैयारी आपने कब शुरू की। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो तैयारी थी वो 2012 से स्टार्ट हुई, बट एक्चुअल मैं पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा डायरेक्शन बदल गया था। और वो डायरेक्शन क्या हो गया था कि मैं टीचिंग की तरफ चला गया धीरे धीरे, कि पढ़ाना है। अच्छा, ये ऐसी इसलिए समस्या आई क्योंकि यार देखो, एक अगर आप लोअर बैकग्राउंड के हैं या मिडिल बैकग्राउंड के हैं तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मतलब फैमिली कब तक आपको 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये देती रहेगी। फैमिली थक जाती है और लगता है उसको कि नहीं यार आप जॉब करिए, अब कहाँ तक। क्योंकि हमारा एक भाई भी था और बहन भी थी, तो पिताजी को भी कहना सही था कि हाँ थोड़ा बहुत आप इधर उधर देखिए, जब आप पढ़ने में हैं तो होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाइए और थोड़ा बहुत अपना खुद का खर्चा निकालिए। और बात उनकी सही थी और मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना, पिताजी जब कह रहे हैं तो, और हमको खुद से भी लग रहा था कि हाँ यार ये तो करना चाहिए, बात तो सही है, कब तक ऐसे चलता रहेगा। और ये जो तैयारी होती है यार, ये कोई डेफिनेट तो होता नहीं कि 1 साल में लग जाएगा, 6 महीने में लग जाएगा, 3 साल में लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर हमने 2012 से स्टार्ट किया, लेकिन जिन्होंने जो तैयारी थी वो अगर आरआरबी एनटीपीसी की हम बात करें तो 2019 में फॉर्म आया। 2021 में काफ़ी धरना होना के बाद एग्ज़ाम होना था और उस दौरान पढ़ तो रहे थे लेकिन पढ़ाना भी रहता था, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता था। 2-3 घंटे रेगुलर मेरी पढ़ाई होती थी, ये जान लीजिए, क्योंकि 8-9 घंटे हमारा पढ़ाना होता था। तो क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम 2021 में होना था प्री का, तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था उसके 1-2 दिन पहले से हमें बुखार आ गया। और जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन बहुत तेज़ बुखार था। अब क्या करें, तो हमने सोचा कि क्या एग्ज़ाम देंगे, और हमारा तो टीचर में हो जाएगा क्योंकि हम बीटीसी भी किए हुए हैं, एमए भी है हमारा। तो हमने सोचा यार टीचर तो बन ही जाना है। तो उस समय ये था कि 1-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी टीचिंग की और हो जाएंगे। तो मैं उतना लोड नहीं ले रहा था, बट एक स्पेशल पर्सन मेरे लाइफ का, जो उन्होंने बोला कि नहीं भाई जाओ एग्ज़ाम दो, और अगर नहीं होगा कोई बात नहीं है, नहीं करना है कोई बात नहीं, जॉब लग जाए छोड़ देना। जैसे इतने दिन जॉब छोड़े हो, क्योंकि एमटीएस वगैरह में भी, सीएचएसएल वगैरह में भी हमने ऐसा किया, जो हमारा इसके पहले निकला हुआ एग्ज़ाम था। तो कहीं नहीं आया छोड़ देना, नहीं मन होगा छोड़ देना। मैंने कहा चलो ठीक है देते हैं, दे दिया एग्ज़ाम। और इत्तेफाकन ये हुआ कि हमारा 81 प्लस एग्ज़ाम, 81 जो है मार्क्स रहा, और हम सभी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सभी के लिए एलिजिबल हो गए। मेंस में हम 2022 में मेंस था, और मेंस के लिए हम एकदम रेडी हो गए कि भाई मेंस भी देना है। अच्छा, लेकिन क्या हुआ 2021 के दौरान हम एक मानी जानी संस्था में हम पढ़ाते भी थे। उस दौरान जब हमने एग्ज़ाम दिया था प्री का, उस दौरान भी हम पढ़ाते थे, ऑनलाइन का था, बढ़िया कोचिंग थी और पढ़ा रहे थे। लेकिन जब लास्ट नवंबर की बात है, हमारे सिस्टर की शादी थी, तो उस दौरान हमको छुट्टी लेना था। तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर छुट्टी लेना है तो हम दे नहीं पाएंगे इतना लंबा, 15-20 दिन छुट्टी हम नहीं दे पाएंगे, और ऐसा करिए आप रिजाइन मार दीजिएगा। मैंने कहा यार ये तो क्या बोले, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और एक यही था कि रिजाइन मारेंगे क्योंकि शादी ज़रूरी थी और हम ही पूरा सब मैनेज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है। तो मैंने छोड़ दिया। और उस दौरान हमारा एग्ज़ाम भी था यूपी पुलिस एसआई का,
16 नवंबर को, वो भी मैं क्वालिफाई हूँ अच्छे रैंक के साथ। तो हाइट नहीं थी इसलिए हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, मतलब मैं गया ही नहीं हाइट को नपवाने के लिए, क्योंकि जब पता है कि कम है, मेरा 67 था और 168 ले रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेंस का मतलब सिस्टर की शादी हुई नवंबर में लास्ट, और उसके बाद फिर हमने मुझसे एक बार बात किए तो उन्होंने कहा नहीं सर अब हम आपको नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर अब क्या हुआ, अब कहीं ऐसे पढ़ा नहीं सकते थे तो हमने 1-2 होम ट्यूशन फिर देखा। अब सोचिए आप खूब अच्छे पैसे कमा रहे हो और फिर होम ट्यूशन पे आ जाए। मैंने कहा ठीक है। और उस दौरान ये लगने लगा कि भाई RRB NTPC का मेंस होने वाला है, CBT 2 होने वाला है। मैंने कहा चलो भाई अब पढ़ाई करते हैं और दिखा देते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी कहना था सर आप इतना एग्जाम क्यों इतना जो है क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आपका लग तो नहीं रहा है कि लग नहीं रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि हम सबको रोल नंबर भी दे देते थे कि भाई देख ले हुआ है, नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे अभी DSSB टीचर में भी हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें तो 200 में 154.95 मेरा मार्क्स रहा है माइनस मार्किंग के बाद। तो अच्छा, मैथ का उसमें भी इसी क्वेश्चन होता है, ये भी जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि मैं एग्जाम दिया और पास हो गया, सिलेक्शन हो गया, लेवल 5 पे हूँ, सीनियर टी हूँ, मतलब चेकिंग में हूँ। और वैसे बुकिंग में भी काम करना पड़ता है, पार्सल में भी काम करना पड़ता है, स्पेशली हम चेकिंग में ही हैं तो चेकिंग का काम हमको करना पड़ता है। रेलवे के लेवल 5 में हम हैं, ठीक है, सीनियर CCTC के नाम से ये पोस्ट है, बट सीनियर टी है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिर क्या हुआ कि हाँ ये हो गया, कब से शुरू किए और क्या समस्या आई मैंने बता ही दिया कि इस तरीके की समस्या है। अगला था टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो ये सबसे फैक्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, क्योंकि अगर आप टीचिंग करते हैं 8-9 घंटे आप पढ़ाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आप सर। तो स्पेशली प्री में हम पढ़ा रहे थे लेकिन मेंस में हम पढ़ाते नहीं थे, बट होम ट्यूशन 1-2 करते थे तो उसमें 3-4 घंटे जाता था। लेकिन ये नहीं कि पूरा समय मैं पढ़ता था, नहीं, मेरी जो पढ़ाई होती थी प्री में मेरी 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई थी, जिसमें हम मैथ भी पढ़ते थे, रीजनिंग भी पढ़ते थे, और इसमें मोस्ट ऑफ मैं सेट ज्यादा सॉल्व करता था, मतलब एक सेट फुली सेट पूरा सॉल्व करता था, उसका एनालिसिस करता था, जो टॉपिक उसमें वीक होते थे वही हम पूरा करते थे, भाई ये वाला टॉपिक वीक है उसको रिवीजन कर लेते थे। उसके बाद CBT 2 में हम होम ट्यूशन में थे तो टाइम था, लेकिन उस दौरान भी हम 5 से 6 घंटे ही पढ़ाई करते थे, जो जिन्होंने मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ, क्योंकि मन ही नहीं लगता जब आप एक बार पढ़ना छोड़ दें पढ़ाने में, तो पढ़ाने एक नशा है और फिर मन नहीं लगता है पढ़ने में खुद का। तो मैं 5-6 घंटे पढ़ता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था, बट उसमें हम सेट सॉल्व करते थे, पूरा सेट सॉल्व करते थे कंप्लीट, और सब्जेक्ट वाइज भी सेट सॉल्व किया करते थे। और इसी तरीके से खाना पीना रहता था, 4-5-6 घंटे सोते थे, 5 से 6 घंटे सोते थे, 5 से 6 घंटे पढ़ते थे, बाकी खाना पीना है तेन घूमने टहलने में, इधर उधर टहलने घूमने में भी लगता था समय और चलता था। अब बात आती है RRB NTPC के बीच आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, टाइम मैनेजमेंट जैसे किया वैसे हम स्ट्रेटेजी के लिए क्या करते थे। हम सबसे पहले पढ़ना शुरू किए। जब CBT 2 का एग्जाम था, CBT 1 मैं पास किया, उसके बाद CBT 2 जब मैं एग्जाम था तो मैं पहले एक एक टॉपिक को फिर से मैंने रिवाइज किया, GS का भी, मैथ का भी, रीजन का भी, एक एक टॉपिक। उसके साथ साथ हम टेस्ट लगाते थे, कंप्लीट टेस्ट। हमको याद है कि जब हम प्री का टेस्ट लगाए थे पहला वाला, और बहुत समय हो गया था टेस्ट लगाए हुए, तो मेरा समय बहुत चला गया था और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। हमको बहुत दुख हुआ जब हमारा टेस्ट में मतलब 50 मार्क्स थे, मुझे याद है 50 मार्क्स। मैंने कहा यार ये क्या, जिसमें से मैथ का मार्क्स मेरा ज्यादा था, 1-2 क्वेश्चन मैथ में भी गलत हो गए थे। मैंने कहा यार ये क्या है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, GS आपको आ ही नहीं रहा बिल्कुल। और फिर मैं मतलब खुद से शर्मिंदा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मैंने GS का और खुद का सेल्फ एक स्ट्रेटेजी बनाया और पढ़ना शुरू किया। और ये भी नहीं था कि मैं फिर आपको एक बार ये ईमानदारी से बता दूं कि मैं मतलब किसी टीचर को उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ा है, किसी से भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो हमने उसके लिए सर्च कर लिया, और जो भी आ जाता था कि हाँ ये, तो मैं 1-2 वीडियो उसका पार्टिकुलर किसी एक का नहीं देख पाया, 1-2 वीडियो देख लेता था और उसी से मैंने कर लिया। बट मैं एक ये एडवाइस जरूर दूंगा कि आप लोग
मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का एक पर्टिकुलर टीचर बना लीजिए, तो उसी टीचर से फिर पढ़िए, क्योंकि उसी टीचर का लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब टेस्ट वगैरह देते थे, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होने लगा और ऑन एवरेज हमारा मार्क्स 85 to 90 आने लगा था। बट प्री में हमारा लगभग 81 पॉइंट समथिंग रहा और मेंस में 87 पॉइंट के आसपास रहा, 80 रहा, मतलब 80 to 90 के बीच मेरे मार्क्स हर एक लेवल में रहे हैं। तो हाँ, 1-2 नंबर प्लस 1-2 नंबर माइनस भी रहा है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पे जिस पोस्ट पे हुए हैं इसमें 80 मार्क्स के आसपास था मेरा, तो 79 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ था। तो ये था मेरा एग्जाम के लास्ट 25 डेज में क्या करते हैं, केवल सेट सॉल्व करते हैं। सेट सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक वीक होता है उसी का केवल वीडियो देखते हैं। टाइम मतलब मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते थे, बस इतना जान लीजिए, बस उतना ही। टेस्ट सॉल्व करना है, टेस्ट में एक फुल लेंथ सॉल्व कर रहे हैं, 2 फुल लेंथ हो जा रहा है, कभी मैथ का है तो टॉपिक वाइज भी मैथ का सेट सॉल्व कर रहे हैं, रीजन का टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जीएस को पढ़ रहे हैं, टॉपिक को वाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, यही सब चल रहा था। जो शॉर्ट नोट थे उसका भी रिवीजन चल रहा था। जॉब के पहले और जॉब के बाद तो जाहिर सी बात है यार, देखो जॉब जब पहले था तो प्राइवेट में आप मतलब मैं 2021 के बाद मैं, मुझे लगता है जब छोड़ा, उसके बाद 2022 में मैंने जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे दिया, उसके बाद हम बहुत मानी जानी संस्था में वर्क करने लगे थे और लगभग मेरी 1 से 1.5 लाख मतलब सैलरी थी। ये प्लस में है, प्रूफ के साथ मैं दिखा सकता हूँ, और जानते ही हैं कि मानी जानी संस्था में अगर आप काम करेंगे तो अच्छा पैकेज मिलेगा। बट उस दौरान हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि नहीं भाई, प्राइवेट में कभी भी निकाल देते हैं। वो उनको पुराना दिन याद था कि छुट्टी लेंगे तो निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। जब तक आप पैसा उनको कमा के दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही बंद करेंगे वो आपको कीड़े के तरीके हटा देते हैं। ये हर एक इंस्टीट्यूट का सत्य है, तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, छोड़ेंगे जॉब, जबकि उससे 1/3 पे सैलरी पे है, मतलब लगभग 50 के आसपास हमारी सैलरी बनती है। तो उसी के अराउंड में अब आप सोच सकते हैं कि है मेरा। फिर भी मैं खुश हूँ कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब टीचिंग एक नशा ही है, तो टीचिंग करना है और आप लोगों के लिए करना है। जैसे हमने सफलता प्राप्त की वैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो जॉब के बाद लाइफ अच्छी हो जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो आप बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी बिजनेस, जो मतलब छोटा बड़ा कोई बिजनेस कर सकते हैं, शर्म नहीं होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बस इतना ध्यान रखिए, शर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको ठेला लगा के खड़ा होना पड़े तो आप स्टार्टअप में खड़े हो, आपको कोई शर्म नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप बहुत सारा लेबर न रख के, बहुत सारे लोगों को न रख के, टीम न रख के आप खुद वर्क करेंगे, तभी आप प्रॉफिट में होंगे। यही गलती होती है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा टीम बना लेते हैं और टीम का सैलरी हेन तेन नहीं कर पाते हैं और फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। हम चाहेंगे छोटा बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का स्टार्ट हो, तो पहले खुद वर्क करिए, खुद पूरा का पूरा अटेंशन उसमें दीजिए, श्योर है कि सक्सेस होंगे। बच्चों को क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे सफलता के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए? मैं यही कहूँगा कि किसी की बात मत सुनो, सिर्फ आप उन्हीं का वीडियो देखो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उन्हीं से बात करो कॉल पे जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। निगेटिव पर्सन से एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल दूर रहो और कोशिश करो कि घर पे बार बार जाना आना ना हो। संभव यह रखो कि जो भी काम आपके बिना हो जाए वहां घर पे, तो वो करवाते रहो। बहुत जरूरी हो तब घर पे जाओ। और रिलेटिव्स की बात है तो मतलब भर का मतलब रखो, हाँ मतलब भर का मतलब समझिएगा। और बहुत ज्यादा मतलब रखने का कोई मतलब नहीं है। जॉब लगने के बाद सब मतलब शुरू हो जाता है, जो कभी नहीं पूछेगा वो भी पूछना शुरू कर लेता है। तो मैं यही कहूँगा, पहले खुद को बनाओ, खुद को समय दो और खुद की चीज़ों को समझो। और ये सब कहावतें हैं कि पढ़ने में मन लगा दिए, जब सक्सेस ही हो करके क्या करेंगे, जब रिलेशन ही नहीं रहेगा, जब आपके रिलेटिव ही नहीं जो है आपको देंगे सम्मान, तो सक्सेस हो कि क्या करोगे? भाई सक्सेस होने के बाद सब लोग सम्मान देने ही लगते हैं, देना ही पड़ता है ये जान लीजिएगा। लेकिन उसके लिए सफलता जरूरी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का मतलब मेरे द्वारा लग रहा है कि हमने आपको दुख पहुंचाया तो क्षमा चाहते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ सीख पाए हैं
क्योंकि मैं आपको ये रियल स्टोरी बताया हूँ, कहीं से कोई भी फेक स्टोरी नहीं है, और ये बहुत कम स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे साथ इस तरीके की समस्याएं आई हैं लाइफ में कि मैं उसको शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। और कभी कोई बड़ा स्टेज मिला तो जरूर मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा, और शायद रो दोगे आप लोग। तो बट चलिए फिर मिलते हैं। अब आपके सेवा में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सफलता दिलाया जाए। चलिए फिर टाटा बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और जब आप हमारी टीम को मजबूत करेंगे, हमारी फैमिली को मजबूत करेंगे, तभी हम आपके साथ खड़े हो पाएंगे। 1000, 2000, 4000 जितने भी हमारी फैमिली बढ़ेगी सब्सक्राइबर्स में, उतना ही हम आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।